स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर बायो के लिए। ठीक है, टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ चिक, मुर्गी का परिवर्धन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिक, मुर्गी का परिवर्धन। अब देखिए, जो मुर्गी का जो एग होता है वो क्लीडोइड प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? क्लीडोइड प्रकार का होता है। क्लीडोइड प्रकार का होता है। ध्यान में रखना, मुर्गी का जो एग होता है वो क्लीडोइड प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि उसके एग के चारों ओर CaCO3 का बना हुआ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। तो मुर्गी का एग क्लीडोइड प्रकार का होता है क्योंकि इसकी चारों जो एग है उसके चारों ओर CaCO3 का बना हुआ आवरण पाया जाता है, जिसको आप क्या नाम देते हो? सेल नाम देते हो। अब देखिए, ये मुर्गी के एग की संरचना है। ये क्या है? मुर्गी के एग की स्ट्रक्चर है। ये है मुर्गी के एग की संरचना। मुर्गी के एग की क्या है? ये संरचना। ठीक है, अब देखिए, आप सभी जानते हो कि जितने भी पक्षी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो अपने एग कहाँ देते हैं? जमीन पर देते हैं। वो एग अपने कहाँ देते हैं? जमीन पर देते हैं। अब जमीन पर जितने भी पक्षी और रेप्टाइल्स अपने एग देते हैं, उनके एग होते हैं पॉलीनेसिकल प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? पॉलीनेसिकल, यानी अतिपीतकी प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? अतिपीतकी प्रकार के होते हैं, यानी उसमें योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण जो सक्रिय कोशिका द्रव्य होता है वो एनिमल पोल की तरफ उपस्थित होता है। सक्रिय कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? एनिमल पोल की तरफ उपस्थित होता है। इस एनिमल पोल वाले भाग को, जहाँ पे सक्रिय कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, उसको ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है। आप सभी को पिछली क्लास में बताया था, एग के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एनिमल पोल, जिस तरफ सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। सेकंड होता है वेजिटल पोल, जिसको एक्टिनियर ध्रुव भी बोलते हैं, जिस तरफ क्या पाया जाता है? हमेशा योग उपस्थित होता है। क्या होता है? योग उपस्थित होता है। तो अपन को पढ़ना है मुर्गी के एग का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, बट वह पढ़ने से पहले अपन को मुर्गी के एग की संरचना पढ़नी है। मुर्गी का जो एग होता है, यानी जो अंडा होता है, वो निम्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है ओव्यूल, सेकंड है एल्ब्यूमिन, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन, और फोर्थ है सेल यानी कवच। तो मुर्गी का जो एग है वो निम्न 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहले ओव्यूल यानी अंडाणु होता क्या है? अब देखिए, मुर्गी का जो अंडाणु होता है वो आप सभी को पता है पॉलीनेसिकल प्रकार का है, क्योंकि इसमें योग अत्यधिक मात्रा में पाया
इस ब्लास्टो डिस्क के नीचे की ओर एक फ्लास्क नुमा, किसके आकार की, फ्लास्क नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ब्लास्टो डिस्क के नीचे फ्लास्क नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं नेक ऑफ लैटिब्रा कहा जाता है। ध्यान में रखना, ब्लास्टो डिस्क के नीचे एक फ्लास्क नुमा संरचना पाई जाती है जिसको नेक ऑफ लैटिब्रा कहा जाता है। अब देखिए, नेक ऑफ लैटिब्रा और ब्लास्टो डिस्क, नेक ऑफ लैटिब्रा के ऊपर, ब्लास्टो डिस्क के नीचे, यानी कहने का मीनिंग ये है कि नेक ऑफ लैटिब्रा और ब्लास्टो डिस्क के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे न्यूक्लियस ऑफ पेंडल कहा जाता है, न्यूक्लियस ऑफ पेंडल कहा जाता है। अब इनके चारों ओर जो व्हाइट और येलो योग होता है, इसमें योग होता है दो प्रकार का पाया जाता है, व्हाइट और येलो। व्हाइट और येलो योग होता है वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। ये व्हाइट योग हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो योग, येलो योग। इस प्रकार से इस प्लास्टोमा संरचना के चारों ओर व्हाइट और येलो योग होता है, जैसे एक व्हाइट के आगे फिर येलो फिर व्हाइट, इस प्रकार से व्हाइट और येलो योग होते हैं वो एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। इस व्हाइट और येलो योग के चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ध्यान में रखना, इस प्रकार जो बनी हुई संरचना है उसको ओवा कहा जाता, ओव्यूम बोला जाता है। तो ओव्यूम कितने भागों से मिलकर बना है, इसमें सक्रिय कोशिका द्रव्य था वो एनिमल सोल की तरफ उपस्थित था, जिस पार्ट को हमने ब्लास्टो डिस्क बोला था। ब्लास्टो डिस्क के नीचे क्या है, प्लास्टोमा संरचना जिसको नेक ऑफ लैटिब्रा कहा जाता है। ब्लास्टो डिस्क के नीचे और नेक ऑफ लैटिब्रा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको न्यूक्लियस ऑफ पेंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके चारों ओर जो व्हाइट और येलो योग होता है एकांतर क्रम में उपस्थित होता है। इन योग के चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस प्रकार बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, ओव्यूम कहलाती है। सेकंड पार्ट क्या है इसके, एंड का एल्ब्यूमिन, क्या है, एल्ब्यूमिन। तो देखिए एल्ब्यूमिन क्या है, रासायनिक दृष्टि से एल्ब्यूमिन के अंदर 85% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 85% क्या होता है, जल होता है, बट उसमें 15% क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ध्यान में रखना, एल्ब्यूमिन रासायनिक दृष्टि से एल्ब्यूमिन के अंदर 85% जल और 15% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अब इसमें पाया जाने एग के अंदर जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है वो मुख्य रूप से दो पार्ट यानी दो लेयर के रूप में व्यवस्थित रहता है। बाहर की ओर एल्ब्यूमिन की जो लेयर होती है, बाहर की जो एल्ब्यूमिन लेयर होती है, इस प्रकार ये एल्ब्यूमिन लेयर ये पारदर्शी तथा असंयानता युक्त होती है। बाहरी जो एल्ब्यूमिन लेयर होती है वो क्या होती है, पारदर्शी होती है। इसके अलावा क्या होती है, असंयानता युक्त होती है, असंयानता युक्त होती है। ध्यान में रखना कि एल्ब्यूमिन, ये सारा का सारा इसमें क्या दिखा रखा है, एल्ब्यूमिन, ये सारा का सारा इसमें क्या है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन की जो बाहरी लेयर होती है वो क्या होती है, पारदर्शी होती है और क्या होती है, असंयानता युक्त होती है, जिसको आउटर एल्ब्यूमिन लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हो आप, ये जो है बाहर वाली, इसको क्या बोल सकते हैं, आउटर एल्ब्यूमिन लेयर कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, आउटर एल्ब्यूमिन लेयर कहा जाता है। बट आउटर
लेयर कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, इसके अलावा एल्ब्यूमिन के अंदर दो एंटीवी संरचनाएं पाई जाती है। एल्ब्यूमिन के अंदर क्या पाई जाती है? दो एंटीवी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें चेलेजा कहा जाता है। एल्ब्यूमिन के अंदर क्या पाई जाती है? दो एंटीवी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें चेलेजा कहा जाता है। ये चेलेजा क्या करती है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण को सही स्थिति में बनाए रखने का क्या करती है? कार्य करती है। तो चेलेजा का क्या? चेलेजा है क्या? एल्ब्यूमिन में दो एंटीवी, ध्यान रखना, एल्ब्यूमिन के अंदर क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिन में दो एंटीवी संरचनाएं पाई जाती है। संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिन में, ये एल्ब्यूमिन की लेयर है जिसमें दो एंटीवी संरचनाएं पाई जाती है। इन एंटीवी संरचनाओं को चेलेजा कहा जाता है। ये जो चेलेजा होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण को सही स्थिति में बनाए रखने का क्या करती है? कार्य करती है। तो इसी के साथ इसके एग का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, इसके एल्ब्यूमिन के चारों ओर पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिनको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन जस्ट एल्ब्यूमिन के चारों ओर उपस्थित होती है उनको इनर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, बट जो बाहर की ओर उपस्थित होती है उसको आउटर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब देखिए, इन सेल मेम्ब्रेन का निर्माण अंडवाहिनी के इस्थमस भाग के द्वारा होता है। यानी जब अंडाणु ओविडक्ट के इस्थमस भाग से होकर के गुजरता है तो अंडाणु के इस्थमस भाग के द्वारा इसके चारों ओर क्या बना दी जाती है? सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि इस ओवा के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका निर्माण अंडवाहिनी के इस्थमस भाग के द्वारा होता है। इस भाग के द्वारा, इस्थमस भाग के द्वारा होता है। इसके इस्थमस भाग के द्वारा, अंडवाहिनी के इस्थमस भाग के द्वारा होता है किसका निर्माण? सेल मेम्ब्रेन का। अब देखिए, इस प्रकार पाई जाने वाली इनर सेल मेम्ब्रेन और आउटर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लगभग सभी स्थानों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, बट ये दोनों जो मेम्ब्रेन होती है चौड़े स्पेस के द्वारा एक दूसरे से क्या रहती है? पृथक रहती है। तो ध्यान में रखना, आउटर और इनर सेल मेम्ब्रेन होती है संपूर्ण एग के चारों ओर क्या रहती है? एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, बट ये एक चौड़े अवकाश के द्वारा क्या रहती है? एक दूसरे से पृथक रहती है। यानी ये चौड़े अवकाश वाले क्षेत्र से एक दूसरे से क्या रहती है? पृथक रहती है। इस चौड़े अवकाश को एयर स्पेस कहा जाता है। क्या बोलती है? एयर स्पेस कहा जाता है। इस चौड़े अवकाश वाले भाग को क्या बोलती है? एयर स्पेस कहा जाता है। इस एयर स्पेस के अंदर एयर भरी रहती है। क्या भरी रहती है? एयर स्पेस में क्या भरी रहती है? एयर भरी रहती है। ये एयर यानी जो वायु होती है वो रेस्पिरेशन और टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रित करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ध्यान में रखना, एयर स्पेस या एयर शेप, क्या बोलते हैं? एयर स्पेस या एयर शेप बोलते हैं इसको, एयर स्पेस या एयर शेप। ठीक है, अब देखिए, जो एयर शेप के अंदर जो वायु भरी होगी वो क्या करती है? रेस्पिरेशन और तापमान को नियंत्रित करने का क्या करती है? कार्य करती है। अब इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन भी क्या हो गई? कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी सेल की। तो सेल होता क्या है? सेल का मीन क्या है? कवच। डायग्राम के नीचे नाम लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ
डायग्राम का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एग ऑफ द चिक। तो ये किसका डायग्राम है? चिक के एग का। तो इस प्रकार देखिए, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है एग का क्या है? सेल। तो सेल क्या होती है वो देखिए कि एग के चारों ओर CaCO3, इसका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इस एग के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, जिसको क्या नाम देते हैं? सेल कहा जाता है। ध्यान में रखना कि जो ओवा था उसके चारों सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना हुआ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, जिसको सेल यानी कवच कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेल यानी कवच कहा जाता है। ये इस सेल के अंदर छोटे छोटे लगभग 7000 के आसपास क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस जो सेल है उसके अंदर 7000 के आसपास क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें कोलेजन प्रोटीन के समान क्या भरा रहता है? पदार्थ भरा रहता है। ध्यान में रखना, इसमें कोलेजन प्रोटीन के समान क्या भरा रहता है? पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोलेजन प्रोटीन के समान पदार्थ भरा रहता है। किसके अंदर? सेल के अंदर जो पोर यानी जो छिद्र पाए जाते हैं। ये कोलेजन प्रोटीन के समान जो पदार्थ होते हैं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और एग के अंदर उपस्थित CO2 होती है उसको अवशोषित कर बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को एग के अंदर ट्रांसफर करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखना, सेल क्या है? ओवल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके चारों ओर CaCO3 का बना हुआ आवरण पाया जाता है, जिसको कवच यानी सेल बोला जाता है। इस सेल में 7000 के आसपास छिद्र पाए जाते हैं। इनमें कोलेजन प्रोटीन के समान पदार्थ भरा रहता है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित कर एग को प्रदान करता है, जबकि एग में उपस्थित जो CO2 होती है उसको एनवायरनमेंट में मुक्त करने का क्या करता है? कार्य करता है। इस प्रकार जो बनी हुई संरचना है उसको क्या नाम देते हैं? अपन एग नाम देते हैं। अब इतनी सारी ओवो, एल्ब्यूमिन, सेल मेम्ब्रेन और सेल, ये चारों संरचनाएं मिलकर के मुर्गी के एग का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर किसकी थी? चिक एग की, यानी मुर्गी के अंडे की। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में पहला जो क्लीवेज होता है वो मेरिडोनल क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है। इन दोनों कोशिकाओं में अगला क्लीवेज मेरिडोनल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इन 4 कोशिकाओं में अगला डिवीजन वर्टिकल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इन 8 कोशिकाओं में अगला डिवीजन पेरिफेरल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 16 कोशिकाएं बनती है। इन 16 कोशिकाओं में से जो छोटी कोशिका होती है वो सेंटर में उपस्थित होती है। 16 कोशिका में से 8 कोशिका सेंटर में उपस्थित होती है, जिनको सेंट्रल सेल कहा जाता है। बट 8 कोशिका जो बड़ी होती है वो परिधि की ओर उपस्थित होती है, जिनको मार्जिनल सेल कहा जाता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं?
मार्जिनल सेल कहा जाता है। अब देखिए सेंट्रल सेल, अगला जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा। सेंट्रल सेल, ये क्या होगी, प्राइमरी ब्लास्टोसील, प्राइमरी ब्लास्टोसील। अब देखिए ये है योग। तो देखिए जो सेंट्रल सेल और योग के मध्य एक केविटी लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्लास्टोसील। इस प्राइमरी ब्लास्टोसील के बनने के कारण यह भाग होता है वो अपन को पारदर्शी दिखाई देता है। इनको बोलते हैं एरिया ऑफ पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इस पारदर्शी भाग को? एरिया ऑफ पेलुसिडा, एरिया ऑफ पेलुसिडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ पेलुसिडा कहा जाता है। जबकि शेष भाग होता है वो अपन को अपारदर्शी दिखाई देता है जिनको एरिया ऑफ ओपेका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ओपेका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ओपेका कहा जाता है। इस प्रकार बनी हुई जो संरचना है उसमें से सेंट्रल सेल होती है, उसमें डिलेमिनेशन की क्रिया होती है जिसके कारण ये कोशिकाएं अंदर की ओर क्या करती है? गमन करती है। इस प्रकार ये कोशिकाएं अंदर की ओर गमन कर इनकी मध्य भाग पर क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है। मध्य भाग में व्यवस्थित होगी तो ऊपर वाली जो सेंट्रल कोशिका है उसकी परत को एपीब्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट कहा जाएगा। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट कहा जाएगा। इस प्रकार जो प्राइमरी ब्लास्टोसील होती है वो नीचे की ओर खिसक जाती है और इनके बीच में होता है इसका निर्माण सेकेंडरी ब्लास्टोसील। ये कौन सी है? सेकेंडरी ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील का क्या होता है? निर्माण। और ये क्या बन गई यहाँ पे? प्राइमरी ब्लास्टोसील। प्राइमरी क्या बन गई? ब्लास्टोसील। तो इस प्रकार से एक 32 कोशिकीय अवस्था ब्लास्टुला अवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है जो आगे चल के एम्ब्रियो का जिसमें आगे चलकर गेस्टुला का निर्माण होगा और गेस्टुला में गेस्टुलेशन की क्रिया द्वारा 3 जाम लेयर का निर्माण होगा जो आगे चलकर एम्ब्रियो के विभिन्न भागों का क्या करेगी? निर्माण करेगी। आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।